So in the last lecture, we were discussing paging. We discussed why paging is required, because contiguous allocation suffers from external fragmentation. So in order to avoid that, we loosen the restriction that the entire program has to be placed at one place in the memory. Now the physical address space is divided into frames and logical address space is divided into pages, so that any page can be fit into any frame because the page size is equal to the frame size, right? तो इससे प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की। बट इससे दूसरी प्रॉब्लम जो हमारी शुरू हुई वो हो गई इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की, क्योंकि अगर मुझे एक पेज और एक बाइट भी चाहिए तो मुझे दो पेजेस को एलोकेट करना पड़ेगा। तो दूसरी समस्या इसमें यह हुई कि चूंकि अब मेरा प्रोग्राम जो है वो डिवाइडेड है अलग अलग जगह पे, तो मुझे एक मैकेनिज्म चाहिए ताकि मैं लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट कर सकूं। पिछले केस में जब कंटिन्यूअस एलोकेशन था तो एक सिंपल रजिस्टर से मेरा काम हो गया था, जिसको हम रिलोकेशन रजिस्टर बोलते हैं। सिर्फ उसकी वैल्यू ऐड कर दो, ये अज्यूम करके चलो कि प्रोग्राम सारा 0000 से कैलकुलेशन है और उसमें रिलोकेशन रजिस्टर की वैल्यू ऐड कर दो, तो यू विल बी एबल टू गेट द एक्चुअल डेटा, राइट? But now the logical address is divided into two parts, page number and the offset, and frame number is also divided into two parts. Physical address is again divided into two parts, frame number and offset. Now we need to know कि कौन सा पेज नंबर कौन से फ्रेम नंबर पे है, और उसको हम करते हैं पेज टेबल की मदद से। हमारे पास एक पेज टेबल है जिसमें कि there is one entry per page. So जितने मेरे लॉजिकल एड्रेस स्पेस के अंदर पेजेस हैं उतनी एंट्रीज मेरी पेज टेबल में होंगी। तो पेज टेबल जैसे सीपीयू ने लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया, दो पार्ट में डिवाइडेड है, पेज नंबर एंड ऑफसेट में। हम टीथ एंट्री पे चले गए, वहां से हमें फ्रेम नंबर मिल गया, उस फ्रेम नंबर में हमने ऑफसेट ऐड किया एंड वी गेट द फिजिकल एड्रेस जहां से हमें डेटा रीड करना है, राइट? नाउ देन वी डिस्कस्ड कि भाई क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, किस तरह से होगा। न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया, कितने नंबर ऑफ पेजेस होंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ फ्रेम्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऑल दीज थिंग्स वी कैलकुलेटेड। अब पेजिंग से एडवांटेज क्या हुआ? एक तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन से सफर नहीं करती, ये डायनेमिक रिलोकेशन है। चूंकि जो हम रिलोकेशन कर रहे हैं वो एक प्रोग्राम का एक फिक्स जगह पे ना करके उसको अलग अलग जगह पे हम फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं कि जहां जगह मिल जाए वहां पे आप घुस के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हो। बट ये इंटरनल फ्रेगमेंटेशन से सफर करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये एक मेमोरी एक्सेस के लिए मुझे दो मेमोरी एक्सेस करनी पड़ेंगी। पहले मैं पेज टेबल पे जाऊंगा, वहां से फ्रेम नंबर मिलेगा, पेज टेबल भी मेरी मेमोरी में स्टोर है, फ्रेम नंबर में मैं ऑफसेट ऐड करूंगा, देन आई विल अगेन एक्सेस द फिजिकल मेमोरी टू गेट द एक्चुअल डेटा और इंस्ट्रक्शन जो मुझे एक्सेस करना था। तो ये दो मेमोरी लग रही है एक मेमोरी एक्सेस के लिए, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर परफॉर्मेंस रीजन। तो हमने क्या किया, हमने बात किया ट्रांसलेशनल लुक असाइड बफर की। ट्रांसलेशनल लुक असाइड बफर, टीएलबी जिसको हम बोलते हैं, ये एक छोटी फास्ट एसोसिएटिव मेमोरी है। इसमें पूरी पेज टेबल नहीं हम स्टोर करते, पूरी पेज टेबल हमारी मेमोरी में कहीं स्टोर है। जो इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं पेज टेबल की वो हम एक स्मॉल फास्ट एसोसिएटिव मेमोरी में स्टोर करके रखते हैं। तो जैसे ही सीपीयू ने लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया, हम सबसे पहले सर्च करते हैं कि ये जो एंट्री है इस लॉजिकल एड्रेस की वो मेरे टीएलबी में है या नहीं है। अगर टीएलबी में वो मेमोरी वो एंट्री है, मैं करस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर मुझे यहां से मिल जाएगा और ऑफसेट ऐड करके आई विल गेट द फिजिकल एड्रेस। और ये मेमोरी इतनी फास्ट है कि ये जल्दी से डेटा बता देता है कि कौन सा पेज नंबर कौन से फ्रेम नंबर में स्टोर है। तो उसके लिए बेसिकली हम क्या करते हैं कि अगर, क्योंकि देखो यहाँ पे तो सारी पेज टेबल की एंट्रीज थी, यहाँ पे सारी पेज टेबल एंट्रीज नहीं है,
तो मुझे इस पेज नंबर के करस्पॉन्डिंग सर्च करना पड़ेगा कि भैया ये पेज नंबर कहाँ पे है, कहाँ पे स्टोर्ड है। तो उसके लिए ये मेमोरी मेरी रेस्क्यू में आती है, इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस तरह से है, ये पैरेलल सर्च करती है। यहाँ पे पेज नंबर है, यहाँ पे फ्रेम नंबर है, तो सारे एंट्रीज में एक साथ चेक होगा कि ये पेज नंबर यहाँ पे है कि नहीं है, यहाँ पे है कि नहीं है, और जहां पे होगा वहां के करस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर मेरा यहाँ पे आ जाएगा। अगर मान लिया ये पेज नंबर पी यहाँ पे स्टोर्ड है, पी, उसकी करस्पॉन्डिंग जो फ्रेम नंबर है वो आउटपुट आ जाएगा, बाकी सबका आउटपुट नहीं आएगा। अब लेकिन चूंकि ये पूरी एंट्री नहीं रख पा रही, सारी पेज टेबल एंट्रीज नहीं है, कुछ है इसके अंदर, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट ये पेज नंबर जो जनरेट किया है सीपीयू ने, उसके एंट्री यहाँ पे ना हो, उसको हम बोलते हैं टीएलबी मिस। इन दैट केस वी हैव टू एक्सेस द एंड पेज टेबल जो कि मेन मेमोरी में है, उसको एक्सेस करना पड़ेगा और वहां से फ्रेम नंबर उठा के फिर लॉजिकल एड्रेस जनरेट करना पड़ेगा। तो इन दिस वे we are able to achieve good performance only if we are able to get a good hit ratio, यानी कि 100 में से 95 या 96% ऑफ द टाइम अगर मेरा टीएलबी हिट आएगा तभी मेरी परफॉर्मेंस ठीक आएगी, नहीं तो मेरी परफॉर्मेंस ठीक नहीं आएगी। ठीक है, फिर हमने एक फार्मूला की बात की। फार्मूला हमारा क्या कह रहा है कि टीएलबी मिस मैंने बता दिया था, फिर एक फार्मूले की हमने बात की थी, ये अगर हिट रेशियो मेरा h है और मेन मेमोरी को एक्सेस करने का टाइम tm है और टीएलबी को एक्सेस करने का टाइम tt है, तो मेरा इफेक्टिव एक्सेस टाइम विल बी h मल्टीप्लाई बाय tt प्लस tm प्लस 1 माइनस h tt प्लस tm प्लस tm, और इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर हमने बात की थी प्रोटेक्शन की, कि हमारा जो पेजिंग है प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है। पेज टेबल में हमने वैलिड इनवैलिड बिट अटैच कर दी। ये मेरी मान लिया ये मेरी पेज टेबल है, तो आई कैन अटैच वैलिड इनवैलिड बिट, कौन कौन से पेजेस की एंट्री मेरी वैलिड है और कौन कौन से पेज की एंट्री मेरी इनवैलिड है। वैलिड ऑब्लिक इनवैलिड, 1 इज वैलिड, 0 इज इनवैलिड। तो अगर यहाँ पे ये 0 है तो इसका मतलब ये जो 0th पेज है इसकी एंट्री मेरी इनवैलिड है, चाहे मैंने यहाँ पे 10 लिखा हो भी है, पेज नंबर 1 7 ये 1 है, दैट मीन्स दिस इज ए वैलिड एंट्री एंड दिस इज एन इनवैलिड एंट्री। तो इससे हमें प्रोटेक्शन मिलती है, इसका हमने जिक्र किया था। फिर हमने पेज टेबल लेंथ रजिस्टर की बात की थी। फिर हमने हायरार्किकल पेज टेबल की बात की थी। हायरार्किकल पेज टेबल की जरूरत मुझे क्यों पड़ती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पेज टेबल अपने आप में इतनी बड़ी हो जाती है कि उसको हमें स्टोर करने के लिए थाउजेंड्स ऑफ पेजेस की जरूरत पड़ेगी, और हम उनको कंटिन्यूअस अगर देंगे तो हमारा जो बेसिक पर्पस है कि हमने फ्लेक्सिबिलिटी दी थी वो डिफीट हो जाएगा। तो इसलिए हम 2 लेवल पेजिंग या 3 लेवल पेजिंग यूज करते हैं। इसमें एक आउटर पेज टेबल होती है और बहुत सारी इनर पेज टेबल्स होती हैं। तो आउटर पेज टेबल मुझे इनर पेज टेबल्स का एड्रेस बताती है, जिसकी हेल्प से हम, देखो ये लॉजिकल एड्रेस है, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, P1, P2 एंड D। P1 इज द आउटर पेज टेबल एड्रेस, P2 इज द इनर पेज टेबल एंड सो ऑन। तो हम आउटर पेज टेबल की P1 एंट्री पे जाएंगे जो कि मुझे एक इनर पेज टेबल का एड्रेस देगी। ठीक है, इनर पेज टेबल का स्टार्टिंग एड्रेस देगी, उसमें मैंने P2 ऐड किया, क्योंकि ये इनर पेज नंबर है मेरा, यहाँ पे चला गया, यहाँ से फ्रेम नंबर मिल गया, ऑफसेट उठा लिया और ऑफसेट उठा के फिजिकल एड्रेस को मैंने कन्वर्ट कर दिया। ये 3 लेवल पेजिंग भी हो सकती है, P1, P2, P3 एंड सो ऑन। यहां तक हमने किया था भाई, अभी यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। हेलो, यस, ओके, तो हमने यहां तक पढ़ा था भाई, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो अभी, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। आप लोग हैं यहाँ पे क्लास में? यस सर। ठीक है, तो आगे चलो।
यस सर, नो डाउट। यस सर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हैश्ड पेज टेबल की। देखो समस्या क्या है कि पेज टेबल अगर मैं बहुत बड़ी रखूं, वेरी लार्ज पेज टेबल, तो मुझे मल्टी लेवल हायरार्की करनी पड़ेगी, मल्टी लेवल पेजिंग करनी पड़ेगी। मल्टी लेवल पेजिंग में दिक्कत क्या है? सर स्क्रीन शेयर हो रही है। उसमें मेमोरी स्क्रीन शेयर नहीं हुई। ओके सॉरी, स्क्रीन शेयर। मल्टी लेवल पेजिंग में दिक्कत क्या है? टू लेवल पेजिंग में 3 मेमोरी एक्सेस चाहिए, 3 मेमोरी एक्सेस। एक आपकी आउटर पेज टेबल, फिर इनर पेज टेबल, और फिर एड्रेस। अगर 3 लेवल पेजिंग यूज करूंगा तो 4 चाहिए, आउटर पेज टेबल, फिर आउटर पेज टेबल, फिर इनर पेज टेबल, और फिर एड्रेस। ये तो परफॉर्मेंस डाउन होती चली जाएगी। तो हमने क्या किया कि सारे पेजेस प्रोसेस के एक साथ एक्टिवेट नहीं होते, तो हमने हैशिंग का यूज किया। हैशिंग, कोई भी बड़ा नंबर है उसके ऊपर मैं एक हैश फंक्शन लगाता हूं, तो उसको मैं रेस्ट्रिक्ट कर सकता हूं 0 से n-1 के बीच में। तो मैंने क्या किया, n बकेट्स बना ली, 0 से लेके n-1 तक, और जो भी मेरा पेज नंबर आएगा उसके ऊपर मैं हैश फंक्शन लगाऊंगा। हैश फंक्शन जब मैं लगाऊंगा तो मुझे 0 से n-1 तक का कोई वैल्यू देगा। मान लिया उसने दिया 3, 0 1 2 3। मान लिया मैंने मॉड 100 ही किया, मैं अभी सिंप्लिसिटी रख रहा हूं, मॉड 100 किया। मैंने 103 दिया, मॉड लगाया, वैल्यू आई गॉट 3, यानी कि ये बकेट नंबर 3 में जाएगा। 0 बकेट 0 बकेट 1 बकेट 2 बकेट 3। तो मेरा जो 103 है वो यहाँ पे स्टोर होगा, और इस तरह से 103। और ये मान लिया फ्रेम नंबर 10 पे है, ये फ्रेम नंबर 10 पे आ गया। ओके, कोई भी पेज नंबर है, मैं लिमिटेड पेज टेबल रखना चाह रहा हूं, तो मैंने बकेट्स बना ली, बकेट्स बना के हैश फंक्शन अप्लाई किया पेज नंबर पे। पेज नंबर पे हैश फंक्शन की वैल्यू जो आई वो उस बकेट में जाएगा, और वहां पे उसका पेज नंबर भी आएगा और फ्रेम नंबर भी आएगा। समझ में आया किस तरह से काम करता है? अब यस सर। इसमें जो प्रॉब्लम है वो है कॉलिजन की और चेनिंग की। मान लिया 503 भी आया, 503 मैंने मॉड लगाया, ये भी बकेट नंबर 3 में जाएगा, तो यहां पे ये चेन इसकी बढ़ती जाएगी। 503 ये मान लिया फ्रेम नंबर 15 पे गया, फिर मान लिया आ गया 3, मैंने मॉड 3 लगाया, 3 आ गया, ये मान लिया फ्रेम नंबर 19 पे गया। अब जब दोबारा ये लॉजिकल एड्रेस जनरेट होगा, मान लिया 503,996 ये लॉजिकल एड्रेस जनरेट हुआ, तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर मैं लगाऊंगा हैश फंक्शन। हैश फंक्शन से वैल्यू है 3, तो मुझे सिर्फ इस बकेट में चेक करना पड़ेगा, और कहीं नहीं जाऊंगा, बकेट नंबर 3 पे आऊंगा सीधे। लेकिन अब मुझे इनको एक्सेस, पहले मुझे 503 से इसको कंपेयर करना पड़ेगा, भाई ये इससे कंपेयर हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ। फिर 503 को इससे कंपेयर करना पड़ेगा, हाँ यहाँ पे ये कंपेयर हो गया, तो मुझे फ्रेम नंबर 15 मिल गया। फ्रेम नंबर 15 यहां से ले लिया, ऑफसेट यहां से ले लिया, तो ये आपका फिजिकल एड्रेस कन्वर्ट हो गया। ओके, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर मेरी चेन लंबी हो जाती है, मान लिया 10 मेरे चेन के अंदर 10 वो आ गए, लेंथ ऑफ द चेन इज बॉटलनेक। क्योंकि जितनी चेन की लेंथ होगी उतनी मुझे मेमोरी एक्सेस करनी पड़ सकती है। और लास्ट में अगर है, मान लिया मुझे
103 करना है तो पहली बार में मिल जाएगा, 503 ढूंढना है तो दो बार एक्सेस करनी पड़ेगी, और 3 मिलेगा तो तीसरी बार में मिलेगा। तो लेंथ ऑफ द चेन इज इंपॉर्टेंट, वी वांट टू कीप इट शॉर्ट। उसके लिए जो मुझे फंक्शन है, हैश फंक्शन, ऐसा सेलेक्ट करना पड़ेगा ताकि कोलिजन के चांस कम हो, है ना। तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं उसको, प्राइम नंबर यूज करते हैं, जो कि कोलिजन को कम कर देता है, और उसका मॉड हम यूज करते हैं, राइट। तो ये हैशिंग की टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम पेजिंग को डिजाइन कर सकते हैं। एनी डाउट इन दैट? दूसरा, हम ये कहते हैं कि भैया आप पेजेस तो कह रहे हैं, हेलो मैम मैं क्लास में हूं, बाद में बात करें? ओके। तो बेसिकली मेरे पास मान लिया 10,000 पेजेस हैं और 1,000 फ्रेम्स हैं, तो पेज टेबल में कितनी एंट्रीज होंगी? कोई बताना चाहेगा? How many entries will be there in the page table? Number of pages. हाँ, 10,000 होंगी ना, है ना। लेकिन चूंकि मेरे पास फ्रेम सिर्फ 1,000 है, तो सिर्फ 1,000 वैलिड एंट्रीज होंगी, बाकी एंट्रीज तो वैलिड नहीं होंगी। समझ रहे हो ना? तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते, पेज टेबल की जगह फ्रेम टेबल बनाएं, जिसके अंदर नंबर ऑफ एंट्रीज इक्वल टू, क्योंकि भाई 10,000 पेजेस हैं, लेकिन चूंकि मेरे पास फ्रेम 1,000 है, तो मेमोरी में तो एक ही 1,000 पेज आएंगे ना एक टाइम पे, वही वैलिड होंगी, बाकी सारी एंट्रीज इनवैलिड होंगी। इक्वल टू नंबर ऑफ फ्रेम्स। क्या ऐसा कर सकते हैं? इसमें कर सकते हैं, साइज कम हो जाएगा। एक ही दिक्कत है, लॉजिकल एड्रेस सीपीयू ने जो जनरेट किया है वो पेज नंबर एंड ऑफसेट किया है। पहले तो सीधे सीधे हम पीथ एंट्री पे चले जाते थे, जब सारी एंट्री है पीथ पे चले गए। अब ऐसा नहीं कर सकते, अब तो एंट्रीज फ्रेम्स, अगर मेरे पास फ्रेम्स हैं तो 0 से लेकर 999 तक है, ये तो फ्रेम नंबर है यहाँ पे, इससे पीथ एंट्री पे जाके तो नहीं मिलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, फ्रेम टेबल में ये एसोसिएटिव मेमोरी ही रहती है उस तरह से। इसके अंदर ये रहता है कि प्रोसेस आईडी, सीपीयू जो लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है उसमें एक प्रोसेस आईडी हमने और जोड़ दिया, एक पेज नंबर है, एक ऑफसेट है, एक प्रोसेस आईडी है, और ये दो चीजें हम इस मेमोरी को देते हैं, इस फ्रेम टेबल को देते हैं, और ये सर्च करता है कि भैया ये कहाँ पे है, इस प्रोसेस आईडी और ये पी वाली एंट्री कौन सी एंड नंबर पे है। ये मान लिया 100 पे है, यानी कि 100 फ्रेम इसको एलोकेटेड है, तो यहां से हम 100 ले लेंगे और इसमें ऑफसेट ऐड करेंगे and we will get the physical entries. The only problem is that this memory has to be associative memory, जैसी हमारी TLB में थी उस तरह की associative memory हमें यहाँ पे रखनी पड़ेगी, तभी तो एक साथ सर्च कर पड़ेंगे। नहीं तो फिर अगर sequential सर्च करने की कोशिश करेंगे, that will be very time consuming and that will not be a good option to go for. Make sense? ये PID वाला बता दो एक बारी। हाँ, पीआईडी बता देता हूँ। पीआईडी क्या है ना, बेसिकली हर प्रोसेस का अपना एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। पीआईडी, जब भी कोई प्रोसेस जनरेट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट्स ए यूनिक आईडी। लाइनेक्स में 5 डिजिट नंबर होता है इन लाइनेक्स। अब चक्कर क्या है ना, देयर आर मल्टीपल प्रोसेसेस। अभी तो जब पेज नंबर, जब पहले था पर प्रोसेस पेज टेबल थी, हर प्रोसेस की अपनी एक अलग पेज टेबल थी, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि भाई सिस्टम वाइड एक टेबल है,
सिस्टम में 1000 फ्रेम्स हैं, ये 1000 फ्रेम्स हो सकता है कि 10 प्रोसेसेस में बटे में हो, P1 से लेके P10 तक, ठीक है, डिवाइडेड बिटवीन दीज। तो मुझे सिर्फ पेज नंबर ही नहीं पता करना, मुझे प्रोसेस नंबर भी पता करना है, तब जाके मैं बता पाऊंगा। तो ये जो भी सीपीयू लॉजिकल एड्रेस जनरेट करती है वो आपका होता है PID, P एंड ऑफसेट, ये प्रोसेस का आईडी होता है। तो जब हम सर्च करते हैं फ्रेम टेबल में, तो हमें दोनों चीजें देनी पड़ेंगी, PID भी देना पड़ेगा और पेज नंबर भी देना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है P1 पे भी पेज नंबर 10 हो और P2 पे भी पेज नंबर 10 हो। ये हो सकता है फ्रेम नंबर 20 में हो, ये हो सकता है फ्रेम नंबर 30 में हो। समझ रहे हो ना? क्योंकि इसका P1 का अपना अलग लॉजिकल एड्रेस स्पेस है और P2 का अपना अलग लॉजिकल एड्रेस स्पेस है। तो इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए वी नीड PID। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, तो हम ऐसे करते हैं और उसके बाद हम फ्रेम नंबर यहां से मिल गया, ऑफसेट इसमें ऐड कर लिया, यू विल बी एबल टू फाइंड इट। अच्छा, अब हम आते हैं दूसरी टेक्निक पे विच इज नोन एज सेगमेंटेशन। पेजिंग मेरी यहाँ पे खत्म हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे अभी, बट उससे पहले हम बात कर लेते हैं सेगमेंटेशन की। अच्छा, एक चीज बताओ, आपका ये प्रोग्राम है, आपको आपने इसको पेजेस में डिवाइड कर दिया, यूजर क्या इस तरह से देखता है प्रोग्राम को? यूजर इस तरह से नहीं देखता। यूजर ये कहता है कि भैया ये मेरा मेन रूटीन है, ये मेरा स्टैक एरिया है, ये मेरी एरे 1 है, ये मेरा कोई SQRT फंक्शन है, ये मेरा कोई डेटाबेस है, ठीक है ना? तो पेजिंग की एक प्रॉब्लम क्या है, डज नॉट सपोर्ट यूजर्स व्यू। यूजर्स जिस तरह से प्रोग्राम को देखता है उसको सपोर्ट नहीं करता। दूसरा, ये इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम इसकी है। तो दूसरी जो अप्रोच आई, जो जिसको हम नॉन कॉन्टिग्यूअस अप्रोच बोलते हैं, वो हमारी है सेगमेंटेशन की। तो यूजर का प्रोग्राम जो है वो सेगमेंट्स में डिवाइडेड होता है। सेगमेंट्स मैंने भी आपको दिखाया इसमें, वन सेगमेंट में भी मेन प्रोग्राम, वन सेगमेंट में भी स्टैक। और आपने सेगमेंटेशन देखा भी होगा, जब आपने माइक्रो प्रोसेसर पढ़ रहे होगे, तो 4 सेगमेंट्स की हम बात करते हैं, डेटा सेगमेंट, कोड सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट एंड एक्स्ट्रा सेगमेंट। म्यूट कर लो भाई, मैं म्यूट कर देता हूँ। अपने आप को म्यूट कर लेना, कुछ पूछना हो तो। मैंने म्यूट किया क्योंकि डिस्टरबेंस आ रहा है। ये माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा है ना आपने? ये तो हार्डवेयर लेवल पे है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे भी हम सेगमेंटेशन कर सकते हैं। और अब इसमें सेगमेंटेशन में क्या है कि वन सेगमेंट will be allocated memory contiguously। एक सेगमेंट को जितनी मेमोरी चाहिए वो एक ही जगह पे मिलेगी उसको, बट एनी सेगमेंट कैन बी स्टोर्ड एनीवेयर। राइट? और जो सेगमेंट है हमारे पास, अब पेज टेबल की जगह एक सेगमेंट टेबल है। जो लॉजिकल एड्रेस है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, सेगमेंट नंबर एंड ऑफसेट। और सेगमेंट टेबल में जितने सेगमेंट्स हैं उतनी एंट्रीज होंगी, और 2 होती हैं इसके अंदर, एक बेस और एक लिमिट। ठीक है?
बेस का मतलब ये है कि स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ ईच सेगमेंट, हर सेगमेंट कहां से स्टार्ट हो रहा है। और ये सेगमेंट 0 1 2 3 मान लिया 4 सेगमेंट है। सेगमेंट 0 आपका 2000 से स्टार्ट हो रहा है, सेगमेंट 1 3000 से स्टार्ट हो रहा है, सेगमेंट 2 5000 से स्टार्ट हो रहा है, और ये मान लिया 5500 से स्टार्ट हो रहा है, एंड सो ऑन। ये इसकी लिमिट है। लिमिट का मतलब ये है कि स्टार्टिंग से इसके अंदर 1000 बाइट्स हैं बस, इसके अंदर 800 बाइट्स हैं, इसके अंदर 700 बाइट्स हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, मान लिया 300 बाइट्स हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, पहले हम ऑफसेट को कंपेयर करते हैं। एक मिनट, हाँ, हम यहां पे जाएंगे, सेगमेंट नंबर 2 पे गए। अगर ये सेगमेंट नंबर यहाँ पे 2 है, ऑफसेट इज सपोज 250, देन वी विल कंपेयर दिस 250 विद दिस 300। हम ये भी चेक करने की कोशिश करते हैं कि भैया ये अपनी लिमिट तो क्रॉस नहीं कर रहा है, इसकी लिमिट 300 है। अगर ये हम देखते हैं ग्रेटर देन दिस और नॉट, इफ नो वी आर ओके, इफ यस दिस इज एन एरर, a trap is generated। अदरवाइज यहां से हमने बेस एड्रेस लिया, यहां से ऑफसेट लिया, दोनों को जोड़ दिया, एंड वी गेट द फिजिकल एड्रेस। अब इसको मैं पीडीएफ में दिखाता हूं आपको। ये देखिए, सीपीयू ने जो एड्रेस जनरेट किया उसमें सेगमेंट नंबर और ऑफसेट दो पार्ट है, एक इसमें लिमिट है, एक इसमें बेस है। पहले हमने यहां पे गए, इस लिमिट को ऑफसेट से कंपेयर किया। लिमिट शुड बी ग्रेटर देन ऑफसेट, इफ इट इज ट्रू वी विल गो अहेड, अदरवाइज वी विल जनरेट अ ट्रैप। क्योंकि लिमिट क्रॉस कर रहा है आपका प्रोसेस जो है, जो कि हम अलाउ नहीं करने देंगे। अदरवाइज अगर हम ठीक है तो बेस और ऑफसेट को ऐड करके वी विल गेट द फिजिकल एड्रेस, राइट। सेगमेंटेशन इज क्लियर? किसी को डाउट है सेगमेंटेशन में तो पूछ लो। सर एक बार रिपीट कर दो। हाँ, देखो, पहली चीज तो सेगमेंटेशन में क्या है, ये एक यूजर व्यू को सपोर्ट करता है। यूजर अपने प्रोग्राम में अलग अलग तरह के सेगमेंट बना सकता है। ये कह सकता है कि स्टैक सेगमेंट अलग होगा, एक एरे है बहुत बड़ी उसका सेगमेंट अलग होगा, एक डेटाबेस है उसका रिकॉर्ड्स हैं वो अलग होगा, मेन फंक्शन अलग होगा, इस तरह से। और एक सेगमेंट टेबल होगी जिसमें कि हर सेगमेंट के करस्पॉन्डिंग दो एंट्रीज होंगी, लिमिट एंड बेस। बेस मुझे वो बताएगा कि भैया ये सेगमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम ने कहां पे इसको मेमोरी एलोकेशन शुरू किया है। लिमिट मुझे ये बताएगी कि भैया इसकी लिमिट इतनी है, स्टार्टिंग से 1000 बाइट या 500 बाइट या 700 बाइट। सीपीयू जब लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा तो दो पार्ट में डिवाइड होगा, सेगमेंट नंबर में और ऑफसेट में, राइट। तो सेगमेंट नंबर से हम सेगमेंट टेबल में उसी एंट्री पे चले जाएंगे, एस नंबर वाली एंट्री पे, और वहां से लिमिट उठाएंगे और इसको ऑफसेट से कंपेयर करेंगे। अगर लिमिट ऑफसेट से बड़ी है, जो होना चाहिए, तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो एक ट्रैप जनरेट करके बाहर निकल आएंगे। अगर लिमिट ऑफसेट से बड़ी है तो हम क्या करेंगे, बेस एड्रेस ऐड कर देंगे ऑफसेट में, और ऑफसेट में ऐड करके फिजिकल एड्रेस वहां से हम उठा लेंगे। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। फिर हम हाइब्रिड अप्रोच भी यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेगमेंटेशन विद पेजिंग। इसमें हम ये कहते हैं कि भैया सेगमेंटेशन यूज कर रहे हैं, बट विद इन द सेगमेंट हम पेजिंग यूज कर रहे हैं। ये सेगमेंट है और इस सेगमेंट के अंदर आपकी पेजिंग है। तो शेयर हो रही है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है ना, अभी करो। ये सेगमेंटेशन विद पेजिंग। ईच सेगमेंट की अपनी एक पेज टेबल होती है, ईच सेगमेंट हैज इट्स ओन पेज टेबल। और जो लॉजिकल एड्रेस है वो तीन पार्ट में डिवाइड होगा,
सेगमेंट नंबर, पेज नंबर एंड ऑफसेट। तो पहले हम सेगमेंट टेबल पे जाएंगे, लिमिट एंड ऑफसेट दोनों चीजें, लिमिट एंड बेस रहेगा इसके अंदर। ये हम चेक करेंगे इसकी मदद से कि भाई ये लिमिट में है कि नहीं है। और उसके बाद ये जो बेस है, ये अब एक पेज टेबल है, उसका स्टार्टिंग एड्रेस होगा ये आप मान के चलो कि बेस एड्रेस आपको यहां ले जाएंगे। अब यहां से आप P उठाएंगे और P एंट्री पे चले जाएंगे, यहां पे आपको फ्रेम मिलेगा। इस फ्रेम के अंदर आप ऑफसेट ऐड कर देंगे, यू विल गेट द फिजिकल एड्रेस, राइट। एक्चुअली सेगमेंटेशन में फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन बचता है। सेगमेंटेशन सफर्स फ्रॉम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्यों? अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि हम पेजिंग में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक थी जिसकी वजह से एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन पेजिंग में नहीं होता था? Someone would like to tell what was the reason? और सेगमेंटेशन में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्यों होगा? सोचना चाहेंगे आप? सर सेगमेंटेशन में कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन है, तो अभी भी वही प्रॉब्लम आ गई हमारे पास जो इनिशियली थी। बेस नहीं, कंटिग्यूअस तो नहीं है। सर मतलब एक सेगमेंट को हम कंटिग्यूअस दे रहे हैं, वहां भी तो एक Yes, पेज sir. को कंटिग्यूअस दे रहे हैं। सर बट अगर हम एक सेगमेंट को कंटिग्यूअस देंगे तो तब भी तो प्रॉब्लम सफर कर सकते हैं, सेम जो इनिशियली थी हमारे पास एक्सटर्नल वहां फ्रेगमेंटेशन। पे एक पेज कंटिग्यूअस था, यस सर। यहाँ पे एक सेगमेंट कंटिग्यूअस है। बेसिकली फर्क ये है कि पेजेस का साइज सेम था, ऑल पेजेस, ठीक है, और उसको किसी भी पेज को किसी भी फ्रेम में रख सकते थे। यहां पे सेगमेंट का साइज तो वेरी करेगा, मेन हो सकता है आपका 10K का हो, ठीक है, SQRT फंक्शन हो सकता है आपका 1K का ही हो, है ना। तो बिकॉज ऑफ दिस ये फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम इसके अंदर रहेगी। उसको सॉल्व करने के लिए हमने फिर सेगमेंटेशन विद पेजिंग का कॉन्सेप्ट यूज किया। इज इट क्लियर? यस सर। यहाँ पे मेरी मेमोरी मैनेजमेंट खत्म होता है, वर्चुअल मेमोरी हम शुरू करेंगे, बट उससे पहले हम कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अगर एक बार वो पहले वाला बता दो कि क्या था, मतलब मैं बता रहे थे, एक बार दोबारा बता दो कौन सा वाला? सर की सेगमेंटेशन एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन से सब बता दो। अच्छा ठीक है, देखो बात यह है कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो क्यों रहा था। वो इसलिए हो रहा था कि जो मेमोरी चंक्स हमारे पास बच रहे थे उनका साइज वेरी कर रहा था, वर ऑफ वेरिड साइज, और जो मेमोरी रिक्वायरमेंट थी वो भी वेरिड साइज की थी। प्रोसेसेस जो रिक्वायर कर रहे थे अब इसमें समस्या ये है कि हम जब साइज वेरी करता है तब एलोकेशन बहुत मुश्किल हो जाता है। इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, हमने सेम साइज कर दिया, प्रोसेसेस की रिक्वायरमेंट का भी साइज सेम कर दिया और मेमोरी चंक्स का भी साइज सेम कर दिया। तो अब कोई भी चंक कहीं भी हम प्लेस कर सकते हैं पेजिंग के अंदर। ये पेज हो गए, यहाँ पे फ्रेम हो गए। ये 10 पेज मांगेगा, ये कहेगा भाई 10 पेज कहीं भी हो मेरे पास, 10 फ्रेम चाहिए मुझे इसके लिए, 10 फ्रेम वो कहीं भी हो, 2 यहाँ हो, 4 यहाँ हो, 2 फ्रेम यहाँ है, 4 यहाँ है और 4 और नीचे है जाके, तो मेरा काम बन जाएगा। तो वो रेस्ट्रिक्शन रिमूव होते ही मेरा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। बट जब हम सेगमेंटेशन पे गए, तो जब हम सेगमेंटेशन पे गए तो उस केस में फिर वो प्रॉब्लम शुरू हो गई मेरी। और उस केस में क्या हुआ कि चूंकि सेगमेंट जो है सेम साइज के नहीं है, सेगमेंट्स का साइज भी वेरी करता है, वेरी
वेरिंग साइज। तो बिकॉज ऑफ दैट अगेन एक सेगमेंट को जब मुझे एक जगह स्टोर करना है तो उसके करस्पॉन्डिंग मैं जब फिजिकल चंक देखूंगा तो एग्जैक्ट तो नहीं मिलने वाला, जितना थोड़ा बड़ा होगा, तो बड़ा होने के बाद जो बच जाएगा वो तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में आ जाएगा ना, राइट? इस वजह से ये प्रॉब्लम सेगमेंटेशन के अंदर आती है। उसको सॉल्व करने के लिए हमने फिर क्या किया कि भाई एक सेगमेंट के अंदर हमने फिर पेजिंग स्कीम लगा दी। यूजर व्यू सपोर्ट करने के लिए हमने सेगमेंटेशन लाए और उसके अंदर हमने एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन रिमूव करने के लिए हमने पेजिंग लगा दी। तो हर सेगमेंट की अपनी एक पेज टेबल होगी, तो वो स्कीम जनरली यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, सेगमेंटेशन विद पेजिंग, चाहे आपका विंडोज है चाहे आपका लाइनक्स। ओके, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे। रिकॉर्डिंग रोक दूं। और स्क्रीन शेयर कर दूं। देखो हाइब्रिड अप्रोच में क्या है कि सेगमेंट नंबर, पेज नंबर एंड ऑफसेट 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है? एक सेगमेंट टेबल होगी और हर सेगमेंट की अपनी एक पेज टेबल होगी, ठीक है? तो सेगमेंट नंबर, पेज नंबर एंड ऑफसेट। पहले हम सेगमेंट नंबर उठाएंगे, यहां से सेगमेंट टेबल पे जाएंगे, एस वाली एंट्री पे जाएंगे, वहां पर लिमिट और बेस, पहले लिमिट को कंपेयर करेंगे कि भाई ये वाला जो पार्ट है ये इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसकी लिमिट के अंदर है कि नहीं है। अगर है तो ये जो बेस है ये अब इस पेज टेबल का स्टार्टिंग एड्रेस मुझे प्रोवाइड कर देगा। ये मान लिया 3000 से स्टार्ट हो रही है पेज टेबल, तो यहाँ पे 3000 होगा बेस में स्टोर। अब जब मुझे इसका स्टार्टिंग एड्रेस पता लग गया, जो वहां पे पीटीबीआर कर रहा था ना काम, पेज टेबल बेस रजिस्टर, वो काम ये टेबल करेगी। उसके बाद क्या करेंगे हम, इस पेज टेबल में पीथ एंट्री पे जाना है। वो तो सीधा सीधा हमें पता है, पीथ एंट्री पे हम आ गए। जब यहाँ पे आ गए तो यहाँ से हमें फ्रेम नंबर मिल गया, इस फ्रेम नंबर में ऑफसेट ऐड कर दिया तो हमें फिजिकल एड्रेस मिल गया, ठीक है? इस तरह से ये काम करती है। ओके, चलो अब हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं। पहला न्यूमेरिकल कहता है कि वर्चुअल एड्रेस स्पेस, हाँ बोलो। हाइब्रिड अप्रोच में इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन मिनिमम होती है या फिर होती नहीं? नहीं, देखो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तो होगी। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तो इसलिए होगी चूंकि पेजिंग है यहाँ पे, ठीक है? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होगी क्योंकि अब मान लिया मेरा जो सेगमेंट है वो 10K का है और 1K इज द पेज साइज, तो ये 10 पेजेस हो गए और ये कहीं भी एलोकेटेड हो सकता है। एनीवेयर दीज 10 पेजेस कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मेमोरी। राइट? तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन तो नहीं हुआ, लेकिन अगर मेरा पेज सेगमेंट साइज 10K प्लस 1 बाइट है तो इसको मुझे 11 पेजेस देने पड़ेंगे, तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तो रहेगा। ठीक है? अच्छा, सेगमेंटेशन का एक फायदा और होता है, ये चूंकि लॉजिकल यूनिट है तो हम
कुछ एडिशनल चीजें लगा सकते हैं, कुछ सेगमेंट्स को हम रीड ऑनली बना सकते हैं। मेरे प्रोग्राम को कोई डिस्टर्ब ना कर दे, तो मैं सेगमेंट टेबल में एक लगा सकता हूँ बिट जो कि मेरे सेगमेंट को रीड ऑनली बना देगी। तो जो मेरा कोड वाला सेगमेंट है उसको कोई गलती से डिस्टर्ब ना कर दे। कई बार हो जाता है इनवेरेंटली मेरा ही प्रोसेस गलती से कोड को चेंज कर देता है, तो उससे पूरा मेरा करप्ट हो जाएगा। उससे हम बच सकते हैं। एक एडवांटेज सेगमेंटेशन का ये है। चलिए अब हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ये कह रहा है वर्चुअल एड्रेस स्पेस इज 64 बिट, ठीक है। फिजिकल एड्रेस स्पेस इज 48 बिट। वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी है, ये मैंने बताया था ना, बाइट एड्रेसेबल एंड वर्ड एड्रेसेबल। वर्ड साइज इज 4 बाइट्स। पेज साइज is equal to 8 KB, 8 kilobytes. Translation and look ahead buffer TLB has 128 entries. ठीक है, ये डेटा दिया हुआ है। पूछ रहा है at most how many distinct virtual addresses can be translated. Distinct virtual addresses can be translated without a TLB miss. ठीक है, तो बेसिकली हमें ये पता लगाना है कि भैया पहली चीज तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि कितनी, एक पेज के अंदर कितने एड्रेसेस हैं। ये फर्क इसलिए आ गया क्योंकि ये वर्ड एड्रेसेबल है। बाइट एड्रेसेबल में ये फर्क नहीं आता। वर्ड एड्रेसेबल है और मेरा जो वर्ड साइज है वो 4 बाइट्स है। तो नंबर ऑफ वर्ड्स इन ए पेज ये हो जाएगा 8K, 8 into 2 to the power 10 डिवाइड बाय 4। क्योंकि इतनी बाइट्स हैं, ये चीज समझो आप, इतनी बाइट्स हैं और एक वर्ड 4 बाइट का है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो इस तरह से निकलेगा। डू यू एग्री विथ मी? 2 to the power 11 वर्ड्स आएंगे एक पेज के अंदर। ठीक है, मेक सेंस? यस सर। और 128 एंट्रीज टीएलबी में है, राइट? तो इतने पेजेस की करस्पॉन्डिंग एंट्री मेरी टीएलबी में हो सकती है और एक में इतने वर्ड्स हैं, तो 128 into 2 to the power 11 इतने वर्ड्स का एड्रेस मेरा टीएलबी में एटमोस्ट हो सकता है। बस, और कुछ नहीं करना है इसमें। ओके, तो 128 into 2 to the power 11, 2 4 8 16 32 64 128, 2 to the power 18 इतने एड्रेसेस हम टीएलबी में बिना मिस के एक्सेस कर सकते हैं। इसमें एक चीज और ध्यान दो आप, ये जो आपको फिजिकल एड्रेस और लॉजिकल स्पेस दिया हुआ है, इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। इस तरह का डेटा आपको एक्स्ट्रा दिया जा सकता है जस्ट टू कंफ्यूज यू। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आप इसमें घुसने की कोशिश करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। कंसीडर a system with 40 bit virtual address space. Virtual address space is 40 bit. Page size
equal to 16 KB. System has one level page table per process. One level page table per process. And page table entry requires 48 bits. Size of per process page table. ये गेट के क्वेश्चन है सब आपके. कैन यू ट्राई दिस? इसको तो आप लोग कोशिश कर सकते हैं, बताएं मुझे करके. कितनी बाइट्स में बताना है? m बाइट्स, सॉरी मेगाबाइट्स. हाउ मेनी मेगाबाइट्स? तीन मिनट का टाइम है, कीजिए इस क्वेश्चन को. आर यू ट्राइंग? Yes, sir. ठीक है, करो फिर. किसी का आंसर आया? नंबर ऑफ पेजेस निकालने पड़ेंगे पहले आपको. किसी के नंबर ऑफ पेज निकले? 2 raised to power 26. 2 raised to power 26, बिल्कुल ठीक बात है. और एक एंट्री 48 बिट्स ले रही है, इसको बाइट में कन्वर्ट कर लें अगर, तो 2 raised to power 26 into 48 डिवाइड बाय 8. 6 बाइट्स हो जाएंगे. 8 6 48. अच्छा, अब इसको मुझे मेगाबाइट में कन्वर्ट करना है, तो 2 raised to power 20 इधर ले लिया, 2 raised to power 6 बच गया और यहाँ 6 बच गया. 384 MB आ जाएगा. 384 MB. बस इतना करना था, नहीं है? ठीक है. अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं. अगला क्वेश्चन कहता है सिस्टम यूजेस डिमांड पेजिंग, द एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम इज m यूनिट. एवरेज एक्सेस टाइम is m unit if page is available in memory. अच्छा, ये तो आपका वर्चुअल मेमोरी पे आ गया, वर्चुअल मेमोरी पे आ गया कॉन्सेप्ट आपका. ओके, बाकी सारे वर्चुअल मेमोरी के हैं क्या? नहीं है ये क्वेश्चन का. ठीक, इसको भूल जाओ, ये क्वेश्चन करते हैं. A
computer system uses 32-bit virtual address and 32-bit physical address. Physical memory is byte addressable, तो वर्ड वाला पंगा नहीं है यहाँ पे. पेज साइज 4 KB. ठीक है. It is decided to use 2-level page table. To translate from virtual address to physical address. 2-level page table हम यूज कर रहे हैं. Equal number of bits should be used. Equal number of bits for indexing first level and second level. ठीक है. And size of each page table entry is 4 bytes. अब इन्होंने बहुत सारी चीजें पूछी हैं. पहला क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं, डायग्राम बताओ. एक तो गिव ए डायग्राम ऑफ, क्लास के बाद आओ. फिजिकल एड्रेस स्पेस कुछ इंपॉर्टेंट है? ये मतलब वो रिपेयर करवा के लाए थे ना, चेक कर लिए साइन. कौन सी लैब का है? नेपाली मैम से करा लो. बता दो क्लास उसमें ऐसा फिजिकल एड्रेस स्पेस एंड वर्चुअल एड्रेस स्पेस, मतलब कितना ऑफसेट होगा, कितना क्या होगा, वो सब बताना पड़ेगा. दूसरा ये कह रहे हैं what is the number of page table entries that can be in each page. हर पेज में कितनी पेज टेबल एंट्री आ सकती हैं. नंबर ऑफ एंट्रीज इन ईच पेज. और तीसरा, हाउ मेनी बिट्स आर अवेलेबल फॉर स्टोरिंग प्रोटेक्शन एंड अदर इंफॉर्मेशन इन ईच पेज टेबल एंट्री. बिट्स अवेलेबल फॉर protection and other page table entries. ये 3 चीजें पूछी हैं इन्होंने. ठीक है भाई, चलो इसको मैं ही करता हूं. और पहले ऑफसेट बिट निकालेंगे इसके अंदर. हाँ, पहले तो ऑफसेट निकालना पड़ेगा आपको. वो 12 आ जाएगा सर. पहली चीज, सबसे पहली चीज वही है. वो 12 आ गया ना. यस सर. और फिर तो आसान हो गया काम. यस सर, हो गया उसका. क्योंकि ये 12 बिट आ गई, 20 बाकी रह गई 20. इसने कहा है आधी आधी इक्वल इक्वल बटी है, तो 10 ये हो गई, 10 ये हो गई. यस सर, हो गया. है ना. और ये आपका हो गया फिजिकल एड्रेस स्पेस का डायग्राम. और वर्चुअल एड्रेस स्पेस का डायग्राम भी आसान हो गया, क्योंकि 12 बिट का ऑफसेट, क्योंकि पेज साइज इक्वल टू फ्रेम साइज, और ये बाकी बची हुई बिट्स रह गई इसकी. ठीक है. अब ये पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है नंबर ऑफ एंट्रीज इन ईच पेज. हर पेज में कितनी एंट्री आ सकती है. तो 4 KB का पेज है. 4 × 2⁻10 डिवाइड बाय, हर पेज टेबल एंट्री मेरी कितनी बाइट ले रही है? 4 बाइट्स. एक एंट्री 4 बाइट ले रही है, तो 4 बाइट में एक एंट्री, तो इतने में डिवाइड बाय 4, तो 2⁻10 एंट्रीज आपकी यहां पे आ सकती हैं. समझ रहे हो ना. ये मेरा पेज है 4 × 2⁻10 बाइट्स का. एक एंट्री ले रही है 4 बाइट, तो नंबर ऑफ एंट्रीज सीधे सीधे डिवाइड कर दूंगा. एक पेज में इतनी एंट्री आ सकती है. पार्ट सी ये कहता है कि पेज टेबल में कितनी एंट्रीज आपकी बची हैं प्रोटेक्शन और अदर इंफॉर्मेशन के लिए. 12 आएगा क्या इसका आंसर? है 12 आ रहा है क्या सर? 12 आएगा बिल्कुल. क्यों? क्योंकि पेज टेबल में क्या होता है, एक तो फ्रेम नंबर होता है भाई, ठीक है ना, और बाकी जितनी बिट्स बची हैं वो आपकी वो होती हैं प्रोटेक्शन बिट्स, फ्रेम नंबर और ये प्रोटेक्शन बिट्स जो भी हैं.
तो 20 बिट्स आपका, चूंकि आप देखो आपका जो फिजिकल एड्रेस स्पेस है उसमें फ्रेम नंबर 20 है, तो फ्रेम नंबर के लिए 20 बिट्स मुझे यहाँ चाहिए नहीं, और जितनी बाकी बची 12 बिट्स, वो 12 बिट्स को चाहे मैं प्रोटेक्शन के लिए यूज करूं या किसी अदर इंफॉर्मेशन के लिए यूज करूं, राइट? मेक सेंस? यस सर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 32 बिट वर्चुअल एड्रेस, वन KB पेज साइज, और 1 लेवल पेज टेबल। पिछला क्वेश्चन फिर से बता दो, थोड़ा फास्ट हो तो समझ नहीं ओके, कोई इश्यू नहीं बेटा, मैं बता देता हूं दोबारा से। ये है ना क्वेश्चन, ये है देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या पूछा हुआ है, पहले समझो। वर्चुअल एड्रेस स्पेस 32 बिट दिया है, फिजिकल एड्रेस स्पेस 32 बिट दिया है, पेज साइज 4K दिया है, और 2 लेवल पेज टेबल है। और फिर इसने कहा कि इक्वल नंबर ऑफ बिट्स फॉर इंडेक्सिंग फर्स्ट लेवल एंड सेकंड लेवल पेज टेबल, साइज ऑफ पेज टेबल एंट्री इज 4 बाइट्स। ये इसने डेटा दिया हुआ है। उसके बाद इसमें क्या क्या पूछा है कि भाई फिजिकल एड्रेस स्पेस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, वर्चुअल एड्रेस स्पेस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ईच पेज में कितनी एंट्रीज आ जाएंगी। तीसरी चीज जो उसने इंटरेस्टिंग पूछी है कि भैया पेज टेबल में कितनी बिट्स आपकी बचेंगी जो कि प्रोटेक्शन और दूसरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में काम में आ पाएंगी। इसमें देखो जो हमें शुरू करना है, हमें सबसे पहले पेज साइज से शुरू करना है, क्योंकि पहली चीज तो ये देखो कि जो फिजिकल एड्रेस स्पेस होगा या लॉजिकल एड्रेस स्पेस होगा, मैंने इसमें ये वर्चुअल एड्रेस स्पेस है, दिस इज नॉट फिजिकल, दिस इज वर्चुअल, दिस इज फिजिकल। देखो क्योंकि ये 2 लेवल पेज टेबल है, तो जो फिजिकल एड्रेस स्पेस होगा उसमें 3 पार्ट होंगे 2 लेवल पेज टेबल में, P1, P2 एंड D। और यहां पे 2 पार्ट होंगे, फ्रेम नंबर एंड ऑफसेट। एक तो मुझे दिया 32 बिट है, ये पूरा 32 बिट हो गया, ये 32 बिट हो गया। दूसरा मुझे दिया है P1 इज इक्वल टू P2, क्योंकि दोनों के लिए इक्वल बिट्स यूज हो रही हैं। लेकिन अभी भी मेरे पास कुछ है नहीं, मुझे पहले D पता करना पड़ेगा। D कहां से पता लगेगा? मेरे पास 4KB पेज साइज है ना, और ये इसमें 2 × 2⁻10 इतनी बाइट्स होंगी। बाइट्स एड्रेबल कंप्यूटर है, तो मुझे ऑफसेट बताने के लिए 4 × 2⁻10 2⁻12 बाइट्स, तो 12 बिट का ऑफसेट होगा। 2⁻12 बाइट्स को एड्रेस करने के लिए आई विल रिक्वायर 12 बिट ऑफसेट। जब ये मेरे पास 12 आ गया, तो ये मेरे पास 20 रह गया। ये दोनों इक्वल है, तो ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया। यहां पे चूंकि पेज साइज फ्रेम साइज इक्वल होते हैं, 12 बिट्स मुझे यहां चाहिए, तो ये मेरे पास बच गया 20 बिट्स का। मेक सेंस? यस सर। ठीक है, हेलो, हाँ गुड आफ्टरनून मोक्ष। चलो मैं बिठाता हूँ, मैं भी क्लास में हूँ, मैं किसी को बोलता हूँ साथ में, ठीक है? ओके ओके ठीक है, तो बेसिकली ये चीज क्लियर हो गई भाई? यस और नो? सर कौन सा फिजिकल है, कौन सा वर्चुअल है? ये वाला फिजिकल है, जिसमें फ्रेम आएगा ना वो फिजिकल होता है, और जिसमें पेज नंबर आते हैं वो वर्चुअल होता है।
ठीक है सर, समझ गया। अब इसके बाद इसने कहा कि एक पेज में कितनी एंट्रीज आएंगी, तो पेज साइज मेरा कितना दिया हुआ है, पेज साइज 4 KB है और एक में 4 बाइट्स दिए हैं, ठीक है। तो एक पेज में जो एंट्री है वो 4 into 10 को 4 से डिवाइड कर दिया, 2 10 एंट्रीज आएंगी। तीसरी चीज उसने कही कि भाई प्रोटेक्शन के लिए कितनी बिट्स बचेंगी, चूंकि ये 4 बाइट ले रहा है एक पेज टेबल एंट्री, 4 बाइट्स का मतलब हो गया 32 बिट, ठीक है। और इसमें एक तो फ्रेम नंबर स्टोर करना पड़ता है हमें, बाकी वाली बिट्स हमारी बची रह जाती है प्रोटेक्शन और इन्फॉर्मेशन के लिए। फिजिकल एड्रेस से मुझे पता लगा कि फ्रेम नंबर 20 बिट का है, तो 20 बिट मेरी यहां रजिस्टर हो गई और 12 बिट्स मेरी बच गई दूसरी इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। 12 बिट्स में ऑफसेट नहीं होगा? नहीं, ऑफसेट थोड़ी होगा, पेज टेबल के अंदर थोड़ी ऑफसेट स्टोर होता है। पेज टेबल के अंदर तो सिर्फ फ्रेम नंबर होगा ना कि ये पेज कौन से फ्रेम पे है। आप ये समझो कि ये कैसे काम करता है। देखो, पेज नंबर, ऑफसेट, यहां पे गए, यहां पे फ्रेम नंबर, तो यहां से ले लिया, ऑफसेट तो सीधा वहीं से आ जाएगा ना फिजिकल एड्रेस से और लॉजिकल एड्रेस से जो जनरेट हुआ है, यहां से फ्रेम नंबर आया, ऑफसेट सीधा वहीं से आ गया। यहाँ पे पेज टेबल के अंदर ऑफसेट स्टोर नहीं होता, ठीक है। मेक सेंस? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और है, उसको करते हैं फिर आज की क्लास खत्म करते हैं। कल वर्चुअल मेमोरी, नेक्स्ट क्लास में वर्चुअल मेमोरी करेंगे। 32 बिट वर्चुअल एड्रेस स्पेस, पेज साइज 1 KB, 1 लेवल पेज टेबल। दिस इज नॉट प्रैक्टिकल, व्हाई? इस पे आप सोचो, मुझे बताओ। एक पेज ही अगर 1 KB का है तो इतने सारे पेजेस होंगे, तुम्हारी पेज टेबल ही बहुत बड़ी हो जाएगी और उसको बताओ ना, बताओ नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे वो निकाल लो। नंबर ऑफ पेजेस 2^32 डिवाइड बाय 2^10 2^22। और अगर 2 बाइट्स भी लूं मैं एक एंट्री के लिए, 2^22 into 2 2^23 बाइट्स। नंबर ऑफ pages required to store the page table, required to store page table कितने हो गए? 2^23 डिवाइड बाय 2^10, यानी कि पेज टेबल का जो साइज है 2^13 पेजेस चाहिए मुझे, है ना। और ये कंटिन्यूअस चाहिए, ये नहीं, ये तो कंटिन्यूअस मिलेंगे ही नहीं क्योंकि मैं पेजिंग यूज कर रहा हूं। दैट्स व्हाई दिस बिकम्स नॉट प्रैक्टिकल, इम्प्रैक्टिकल। सर एक बार रिपीट कर दो। हाँ, देखो बात यह है कि 32 बिट का वर्चुअल एड्रेस स्पेस है, 1 KB का पेज साइज है, तो ये पूछ रहा है कि 1 लेवल पेज टेबल प्रैक्टिकल क्यों नहीं है। नंबर ऑफ पेजेस निकालो। नंबर ऑफ पेजेस 2^32 बिकॉज वर्चुअल एड्रेस स्पेस इतना है, पेज साइज 1 KB है तो 2^10 से डिवाइड किया तो 2^22 पेजेस होंगे, इतनी पेज टेबल में इतनी एंट्रीज होंगी। मान लेते हैं कि सेफ साइड पे कि एक पेज टेबल की एंट्री 2 ही बाइट चाहिए उसको, 2^22 into 2 2^23 बाइट्स का पेज साइज हो, सॉरी पेज टेबल का साइज आ गया। अब इसको स्टोर करने के लिए कितने पेजेस चाहिए? 2^23, एक पेज के अंदर 2^10 है, 2^10 से डिवाइड किया, 2^13 पेजेस की जरूरत पड़ेगी। और 2^13 पेजेस मुझे चाहिए कॉन्टिग्यूअस, जो कि कॉन्टिग्यूअस मिलने बहुत मुश्किल है। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। इसको हमें 2 लेवल या 3 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा, ठीक है। यस सर। चलो इतना ही रखते हैं बस आज। वर्चुअल मेमोरी कल शुरू करेंगे, कल मतलब इन द सेंस नेक्स्ट क्लास में। Okay. अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ कि हाउ डू यू फाइंड दीज क्लासेस? आर दीज क्लासेस यूजफुल? शैल वी कंटिन्यू? क्योंकि स्ट्रेंथ रिड्यूस हो रही है धीरे धीरे। और हाउ कैन वी improve these classes?
I'm not talking about only operating system, but DBMS and networking also. सर हेल्पफुल तो है, लेकिन अब ना टाइमिंग थोड़ी ना बहुत ज्यादा हो रही है, मतलब दिक्कत आ रही है टाइमिंग्स में। नहीं, टाइमिंग Sir, अगर और चाहिए तो इस वजह से, ऑपरेटिंग सिस्टम तो मैं किसी भी टाइम पे रख सकता हूँ, मुझे कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन सर बाकी भी क्लासेस है ना, वो लगातार सर सुबह 9:15 से 5 बजे अगर तक आप मुझे बहुत शाम ज्यादा को कहो hectic 7 से 9, मतलब सैटरडे कहो, संडे कहो, मुझे कोई इशू नहीं है उसके अंदर। कोई क्लासेस भी ये होती थी हैं। ओएस तो हम अपने सेमेस्टर कोर्स में पढ़ रहे हैं और कंप्यूटर नेटवर्क भी सेमेस्टर कोर्स में पढ़ रहे हैं, हाँ और उनको टीएनपी हाँ, नहीं वो तो है ही। तो वेस्ट ऑफ टाइम लगता है। नहीं तो CSIT तो पढ़ ही सकता है साथ में, कोई बात ही नहीं। EC ट्रिपल ई के कितने बच्चे हैं यहाँ पे अभी? EC के कितने बच्चे हैं? सर फायदा तो हमारा ही है, लेकिन शेड्यूल बहुत ज्यादा हेक्टिक हो रहा है ना, इस वजह से शायद स्ट्रेंथ रिड्यूस हो रही है। सर ऐसा भी कर सकते हैं कि जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं उसकी वो कम कर दें, मतलब ड्यूरेशन नहीं वो मेरे हाथ में नहीं होगा। 1 आवर सर की वो जगह ना 50 मिनट्स बाद में रिकॉर्डिंग देख लेते हैं हम। अपना इलेक्ट्रॉनिक्स वाले डाउन कर लो। हाँ, इलेक्ट्रिकल वाले कितने हैं? इलेक्ट्रिकल का एक ही है, एक भी नहीं है। IT दो, बाकी CS के हैं। ठीक है, देखो मेरा फोकस थोड़ा सा प्लेसमेंट वाइज रहेगा, तो और दूसरा गेट के क्वेश्चंस में कराऊंगा, तो इट इज अप टू यू। और फिर हम जब AWS वाला करेंगे स्पेसिफिकली, तो वो तो फिर अलग ही होगा इससे, है ना? तो सर AWS वाला स्पेसिफिकली वो भी आप जीरो से स्टार्ट करोगे? नहीं, आई विल अज्यूम दैट यू नो दैट दिस बेसिक, और टेस्ट भी लेंगे पहले उससे। तो जो टेस्ट क्लियर करेगा बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम का और नेटवर्किंग का, उसी को अलाउ करेंगे। सर एक चीज मतलब थोड़ी ये लग रही थी कि जो पिछली 1-2 क्लासेस है वो थोड़ी फास्ट हो रही है, तो मतलब थोड़ा बहुत समझ नहीं आता, बाकी फिर बाद में फिर से खुद से रोका करो ना भाई, मैं मना तो नहीं करता बताने से, जब आप रोकोगे तभी तो। पढ़ना। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू।